रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 का नेक्स्ट हाफ पोर्शन होगा जो कि सॉलिड है। इससे पहले वीडियो में हमने लिक्विड्स को डिस्कस किया था। आज जो है हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। सॉलिड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। सॉलिड में जैसे अगर हम फिज़िकल स्टेट के लिहाज से कंपेयर करें तो हम कहते हैं जी इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। किससे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं? आम जो दूसरे फिज़िकल स्टेट हैं लिक्विड या गैसेस, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। यही वजह है कि ये सॉलिड में होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर इनकी शेप होती है एंड वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में आता है। अब सॉलिड को जो मेन इसके डिवीज़न के लिहाज से देखें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि क्रिस्टल्स बनाते हैं, डेफिनेटली ये ऐसे होंगे जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनली वो अरेंज हुए होते हैं। उनके अंदर वो सॉलिड एटम से बना हुआ भी हो सकता है, आयन से बना हुआ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हुआ भी हो सकता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक अहम खूबी ये है कि इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और पार्टिकल्स, जिससे वो सॉलिड बना हुआ है। हर एक पर्टिकुलर, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड है तो सपोज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिलता है, एक तरतीब मिलती है, बाकायदा तरतीब। इस वजह से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है सॉलिड की वो है अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड में होते ये भी सॉलिड हैं, इसके अंदर तीनों के तीनों जो डायमेंशंस होती हैं, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तीनों डायमेंशन रेगुलर अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें ना तो ये एक स्ट्रक्चर है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जी है। अगर हम अरेंजमेंट देखें, अगर तो तीनों एक्सिस इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट में हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस तरह से तीनों साइड्स अगर रेगुलर अरेंजमेंटों में हों तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर तीनों में से कोई एक साइड भी ऐसी हो, 3 डायमेंशन में से 1 डायमेंशन भी ऐसी हो जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, मसलन ये नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय ए बी इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो कि ए बी के बाद ए ने आना था फिर बी आ गया तो इट्स मीन वो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रही। और अगर रेगुलर अरेंजमेंट ना हो तो देन वो कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ये जो होते हैं ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं मिलते, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। इनकी बाकायदा एक ज्योमेट्री होती है, बाकायदा एक पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं। इसके अंदर इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होती। होते सॉलिड हैं लेकिन प्रॉपर या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल या पार्टिकल जिससे वो बना हुआ होता है वो नहीं होती। ये तो जनरल सा था इनकी 2 टाइप्स। इसमें कोई एग्जांपल दे के वो पूछ सकता है कि आया कि वो अमॉर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, आयनिक सॉलिड आमतौर पे जितने भी हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। रबड़ है, प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, ग्लास है, ये जो है ये अमॉर्फस सॉलिड कंसीडर होते हैं बिकॉज उनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ की बात की गई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये इसमें कई सारी टर्म्स हैं जो बार बार आती भी हैं, उनके बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि ये इनकी प्रॉपर एक ज्योमेट्री होती है।
जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे आप उसकी प्रॉपर ज्योमेट्री की बात करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर क्लीवेज प्लेन्स होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स क्या हैं कि एक ख़ास प्लेन्स होते हैं जिसके तहत उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, उसको तोड़ा जाता है। एक और बिहेवियर होता है जी आइसोट्रॉपिक बिहेवियर एंड एन आइसोट्रॉपिक। अब इसमें जो आइसोट्रॉपी है ये एफएससी में नहीं है, एन आइसोट्रॉपी का जिक्र किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक होता है जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसको आप किसी भी साइड से देखें, किसी भी साइड से ऑब्जर्व करें, इसके साथ बिहेव करें, रिएक्ट करें, तो ये इक्वली बिहेव करता है हर साइड से इक्वली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन एनआइसोट्रॉपी बिहेवियर ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी, जैसे कार्बन एटम है, अगर आप ग्रेफाइट के अंदर देखें तो उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन एटम की लेयर्स के दरमियान में होते हैं। और आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स अगर हम इसको करंट देते हैं तो ये फ्लो नहीं करेगा, इधर से फ्लो नहीं करेगा। अगर इन लेयर के पैरेलल करंट दिया जाता है तो ये उसमें से करंट पास हो जाता है। ये ग्रेफाइट की खूबी है। तो इट्स मीन अब इस ग्रेफाइट में से करंट का पास होना क्या है, इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इस ऐसे कार्बन की लेयर हैं, इधर से करंट देंगे तो इसमें से पास हो जाएगा, और अगर ये लेयर्स ऐसे है इसको इधर से करंट देंगे तो ये पास नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स होगा, करंट नहीं पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, इसमें के अंदर से करंट गुजरने की प्रॉपर्टी। इसी तरह क्लीवेज, ये भी एक पर्टिकुलर प्लेन होते हैं जिससे वो टूटता है। तो क्लीवेज भी एक एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। तो एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर क्रिस्टल के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है तो वो बिहेवियर कहलाता है एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर। ठीक है, इसके साथ आता है जी सिमेट्री है। अब सिमेट्री में हमारे यहाँ इस लेवल पे बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ाते हैं हम, लेकिन हायर लेवल पे जाके देखें तो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसके साथ एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये ऐसे, इनको हम बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं जी? सिमेट्री एलिमेंट्स। अब सिमेट्री एलिमेंट्स से हमें पता चलना है कि कोई भी चीज़ कितनी सिमेट्रिकल है। आप ये कह लें कि जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल चीज़ होती है ना वो स्फेरिकल होती है, स्फीयर होता है, जो एक गोल बॉल सी होगी जो हर साइड से एक जैसी होगी, वो सिमेट्री, वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और जितनी इसकी शेप चेंज होती जाएगी वो सिमेट्री उसके अंदर कम होती जाएगी। और कम किस लिहाज से होती है? ये एलिमेंट हैं जो हमें बताते हैं कि वो चीज़ कितनी सिमेट्री रखती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेंटर से आप रोटेट करते हैं, ये रोटेशन होती है 360 डिग्री पे। कोई भी चीज़ जैसे ये है, ये आप ले लें, इसको आप 360 पे रोटेट करें तो ये इस तरह से कितनी दफ़ा दोबारा अपनी असल वही जो है इसका डिस्प्ले आए, उसी तरह की नज़र आए। मसलन एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ये ब्लॉक है जी जिसके सारे एंगल एक जैसे हैं और सारी लेंथ भी एक जैसी है। इसको यहाँ से अगर आप पकड़ के ऐसे रोटेट कराते हैं तो क्या होगा? रोटेट 90 रोटेट करेंगे तो ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये इधर। तो शेप इसकी फिर भी वही रहेगी। मतलब 90 रोटेट करने के बाद ये बिल्कुल ओरिजिनल वाली शक्ल में नज़र आ रहा है, फिर 90 में वो ओरिजिनल वाली शक्ल में आ रहा है, फिर 90 में वो ओरिजिनल वाली शक्ल में आ रहा है, फिर 90 में वो ओरिजिनल वाली शक्ल में आ रहा है। तो टोटल हमने 360 डिग्री इसको रोटेट किया तो इसमें इसने 4 टाइम्स ओरिजिनल हालत में आया है।
तो जितना ज़्यादा उस असल शक्ल में नज़र आएगा वो उतना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। ये तो 90 डिग्री के बाद ओरिजिनल हालत में हमें नज़र आ रहा था उसी शेप का। ये जो स्फेरिकल होता है ये जस्ट 1 डिग्री भी करेंगे फिर भी उसी शेप का, 2 डिग्री करेंगे फिर भी उसी शेप का। तो ये हर एंगल पर जो होगा वो पहले जैसा ही नज़र आ रहा होगा। यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। अब इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। एक होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि आप किसी एक एक्सिस पे जो है वो उसको रोटेट करते हैं। मसलन आप देखें ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये वाली, इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें 120 का एंगल है। अब अगर आप इसको पकड़ें ऐसे और इसको रोटेट करें, ऐसे रोटेट करते हैं, तो आपने इसको 180 पे रोटेट किया तो अब भी जो शक्ल है वो पहले जैसी नज़र आ रही है। फिर आप इसको 180 पे रोटेट करते हैं तो ये दोबारा उसी शक्ल में आ जाता है। तो इट्स मीन ये 2 दफ़ा अपनी ओरिजिनल हालत में हमें नज़र आता है जब हम इसको जो है वो 360 पे रोटेट करते हैं। इसी तरह आप इस एक्सिस से भी रोटेट कर सकते हैं, आप इस एक्सिस से भी रोटेट कर सकते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, इस एक्सिस से रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो हर एक्सिस से भी रोटेट करने पर वो पहले जैसी शक्ल में नज़र आ रहा है, उसका डिस्प्ले वैसा ही नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बाज़ ऐसा भी होता है कि ये जो है ये मौजूद है, यानी ऐसे समझ लें जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो आप उसके साइज़, उसके विड्थ और उसका जो है मोटाई वगैरह, चौड़ाई, लंबाई जो है वो बता रहे होते हैं। उनसे आपको पता चलता है कि ओवरऑल उसका साइज़ क्या है। इसी तरह इनसे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल वो चीज़ कितनी सिमेट्रिकल है, जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है कि आप यहाँ से इसको रोटेट करें मुख्तलिफ वे में। जैसे आप इसको, ये आपके पास एक डस्टर है, आप इसको इस प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं। 360 पर रोटेट करने पर कितनी दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे रोटेट करें, इस प्लेन में ऐसे रोटेट करें तो ये कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल हालत में आता है। तो इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे सकता है और उसमें वो पूछ सकता है कि इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की कोई वो स्ट्रक्चर दे देता है जी, तो इसमें आप कहेंगे कि ये हाईली अनसिमेट्रिकल है बिकॉज इसके अंदर 360 पे रोटेट करने पर इसके अंदर जो है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है या प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप रोटेट करें तो वो उसी पहले जैसी हालत में आ जाए। सिर्फ जब आप उसको 360 पे रोटेट करके लेके जाते हैं तो फिर वो ओरिजिनल वही मिलता है, उसके अलावा कोई भी उसके अंदर ऐसी एंगल नहीं मिलता जिस पर वो पहले जैसा नज़र आ रहा हो। तो इसका मतलब इस पे वो सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई नहीं होते। तो ये ऐसी चीज़ें हाईली अनसिमेट्रिकल कहलाती हैं। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक और बात भी याद रखनी है कि ये ऐसा सिमेट्री प्लेन होता है कि जिसके थ्रू आप अगर उसको एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें तो वो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। मसलन आपने मैंने ये ड्रॉ किया तो ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। यहाँ पे मिरर रख दिया जाए तो इसका बिल्कुल पार्ट नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी मिरर इमेज एक दूसरे के हो सकते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का जब जिक्र होगा तो उसमें मिरर इमेज की भी बात हुई होगी। उसके बाद आप चलते हैं जी, इसके बाद हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स की बात की गई है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स होता है क्रिस्टल का ग्रो करना, उसकी नेचर क्या है कि कैसे वो क्रिस्टल ग्रो करती हैं, ये उसको हम उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं। और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज़ है जी? आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फ ज्योमेट्री से है, स्ट्रक्चर से है, उसकी बनावट से है। ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सेम स्ट्रक्चर हो। अब सेम स्ट्रक्चर होगी तो वो डिफरेंट कंपाउंड की,
मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंपाउंड हो और उनकी स्ट्रक्चर सेम हो, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहा जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आमतौर पर सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसी तरह की एक और टर्म कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन वो एक ही कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, तो वो कहलाता है कौन सा, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में याद रखें, इसके अंदर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की बात हो रही है और उसके अंदर जो है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल एटम की अरेंजमेंट की बात हो रही होती है, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इसकी बेस क्या है? इसकी बेस होती है एटॉमिक रेशो, कि आम तौर पे जो चीज़ ऑब्ज़र्व करने पे पता चला कि जब दो एलिमेंट की एटॉमिक रेशो सेम होती है तो उनके अंदर जो है वो उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है, इसमें देखें सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, तो 1:3 की रेशो है। इसके अंदर भी देखें तो पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, तो ये भी 1:3 की रेशो है। तो एटॉमिक रेशो सेम होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो सकती है। ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। एक और टर्म इसके साथ इस्तेमाल की जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जी? ये याद रखें, ये डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सेम कंपाउंड होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक ही कंपाउंड, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो वो आपको रंबोएंड्रल में भी मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, वहाँ से आप टेबल जो है छोटे छोटे बने हुए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकेंगे। इसके बाद जब आप बात करें जी पॉलीमॉर्फिज्म की, तो इसके अंदर इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम जो है वो कंफ्यूज करती है, वो है एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में ये बेसिकली अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन जब एक कंपाउंड का जिक्र होगा, कोई कंपाउंड उसका जिक्र होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर एलिमेंट का जिक्र होगा तो एलोट्रॉपी। मसलन इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना बाय विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इसमें क्या होता है? इज द फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपने पढ़ा होगा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, तो वो एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, और ये है पॉलीमॉर्फ्स। पॉली मीन मैनी और मॉर्फ्स ज्योमेट्री को बोलते हैं, तो मैनी ज्योमेट्री जो है वो एक ही कंपाउंड की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकती हैं, उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। अब इन दोनों में एक और चीज़ इस्तेमाल होती है इनको रिलेट करने के लिए, वो आप ये समझ लें कि ये इनडायरेक्टली भी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर हो, उसकी जो फॉर्म होती है उससे दूसरी फॉर्म जो है, सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाई जा सकती है, या जो जिनमें बनती है। तो एक टेम्परेचर होता है ऐसा जिस टेम्परेचर पर वो दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती है। मतलब आप ये कह लें कि उससे कम टेम्परेचर होगा तो स्ट्रक्चर और होगी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्ट्रक्चर और होगी। इस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये भी डेफिनेशन है और कुछ वैल्यूज़ हैं बुक में दी गई, वो वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से कोई ये डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये जो टर्म है ये ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। अब उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, उस टेम्परेचर से ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा उस पर उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगी वो और होगी। इसके बाद जब हम सॉलिड की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं
तो स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए आमतौर पर हम आजकल एक्सरे एनालिसिस यूज़ करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि एक इक्वेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन, जिसका फार्मूला है 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। एन लैम्डा जो है ये उसकी वेवलेंथ है, n जो है ये नंबर होता है, थीटा जो है ये वो जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है लेयर्स की शक्ल में, वो उसके साथ एक जो वो एंगल बना रही होती है, ये वो थीटा है। और d जो है उन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, ये। तो इस इक्वेशन की बेस पे हम क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं, उनके दरमियान फासला उसको स्टडी करते हैं बाय यूजिंग एक्स रेज। और एक्स रेज का जो है आमतौर पे 0.1 नैनोमीटर जो है इसकी वेवलेंथ होती है। अब देखें 0.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम हर वो पार्टिकल, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ इससे ज़्यादा होगा उसको इसकी मदद से स्टडी कर सकते हैं। और आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में ये बात की गई थी कि आम तौर पे जो एटम का डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। इट्स मीन ये उसके करीब करीब है, तो उसकी पोजीशन को ये बता सकता है। एक्सरे एनालिसिस से हम उसको पता लगा लेते हैं। और आमतौर पे आप जो आजकल नैनो केमिस्ट्री की बात हो रही है उसमें 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल हम इसमें वो डिस्कस करते हैं। तो वो सारे जो हैं वो एक्सरे एनालिसिस से उनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उनकी क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं। अब जब हम किसी भी चीज़ की ये क्रिस्टल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल के हवाले से हमें कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले लैटिस पॉइंट्स एंड क्रिस्टल लैटिस। जी, एक्चुअली होता यह है कि जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है, एक्चुअल वो जो क्रिस्टल होती है, उसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जब हम उसको वो इमेज लेते हैं या उसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर पोजीशन ऑफ एटम को हम कुछ पॉइंट्स से शो करते हैं, कुछ जो है वो डॉट वगैरह से शो कर देते हैं, और उन डॉट्स को लैटिस पॉइंट्स बोला जाता है, जो एक्चुअली उसके अंदर एटम आइन या मॉलिक्यूल जो भी उसके अंदर मौजूद होंगे उनकी पोजीशन को बता रहा है। और किसी भी क्रिस्टल की जो एटम आइन या मॉलिक्यूल की पोजीशंस को, उसकी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिस पॉइंट्स और डॉट्स, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो उसके लैटिस पॉइंट से उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका जो वो डिस्प्ले होता है उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब मुख्तलिफ तरह की क्रिस्टल्स हमें मिलती हैं। हर क्रिस्टल में एक बेसिक यूनिट हम लेते हैं जो कि ओवरऑल उस तमाम क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलेंगे जी? यूनिट सेल। अब ये सारा क्रिस्टल को स्टडी करना और क्रिस्टल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको कलेक्ट करना, ये सारा एक ब्रांच है जिसमें हम क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं, और वो ब्रांच कहलाती है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम क्रिस्टल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब होता यह है कि हर क्रिस्टल का एक यूनिट सेल होता है जो कि उसका मेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक एंटायर क्रिस्टल के अंदर होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट क्रिस्टल विच हैव ऑल द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल। तो इस केस में आमतौर पे यूनिट सेल जो है वो इस तरह का होता है। एक स्ट्रक्चर में ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि ये क्या है। सपोज ये हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो लेंथ है, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस ए कहलाती है, लेंथ अलोंग बी एक्सिस जो है, वाई एक्सिस जो है वो बी कहलाती है, लेंथ अलोंग जी एक्सिस जो है इसको हम सी बोलते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल की शेप
या उसकी ज्योमेट्री ए बी और सी, ये जो लेंथ्स हैं इस पर डिपेंड करती है। अगर ये लेंथ कम हो जाए तो शेप चेंज हो जाएगी, ये लेंथ ज़्यादा कर दें शेप और हो जाएगी। इसी तरह बी की लेंथ वेरी कर दें, सी की लेंथ वेरी कर दें तो ये क्रिस्टल की शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह से कुछ एंगल हैं, जैसे ये बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा, ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो बीटा, और ए और बी के दरमियान जो है वो गैमा। ये अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा ये एंगल है और ये लेंस हैं जी। इन 6 एलिमेंट्स को हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, ग्राफिक एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट वो नहीं है जो हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स एक्चुअली ये पैरामीटर हैं कि इनकी मदद से कोई भी क्रिस्टल, कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो इनकी मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री इन पे डिपेंड करेगी कि उसका एंगल क्या है, उसकी लेंथ क्या है। या इनके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, यूनिट सेल डायमेंशंस। ये एक वर्ड जो है ये भी यूज़ होता है इसके लिए, तो ये भी MCQ पूछा जा सकता है। अब कोई भी शेप कैसी भी होनी है वो इनको चेंज करते जाएं तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएगी। मसलन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम स्टडी करें तो 7 सिस्टम है जिसमें क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, ठीक है, मोनोक्लिनिक है। ये जो इतने भी हैं ये 7 सिस्टम है। ये आपको एक पूरा टेबल मिलेगा फर्स्ट ईयर की बुक से, उस सारे को आपने याद करना है। क्या है ये? इनके लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि क्यूबिक के अंदर सारी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और ये 90 के होते हैं। हर एंगल इक्वल और 90 का होता है। इसी तरह से आपने हेक्सागोनल का करना है, ट्राइक्लिनिक का, मोनोक्लिनिक का, जो भी हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये 7 सिस्टम है, वो आपने इनका वो एक टेबल बना हुआ है उसको याद कर लेना है। अगर रट्टे की तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ लेता है। उसके बाद एक और है जी ब्रेवस लैटिसेस। ब्रेवस लैटिसेस हैं। ब्रेवस लैटिसेस क्या है? ये भी उसी तरह लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये इनकी तादाद है 14। एक्चुअली ये 7 क्रिस्टल सिस्टम की और ज़्यादा आप ये कह लें कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक होता है, इसमें भी 2 चीज़ आती है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल ब्रेवस लैटिसेस हैं, प्रेविस जो है वो लैटिसेस हैं, प्रिमिटिव हैं। तो एक्चुअली है क्या? जैसे ये है ना, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसको आगे मज़ीद जो है वो चेंज किया गया। मसलन अगर तो किसी भी स्ट्रक्चर के दरमियान में कोई एटम मौजूद हो, कोई पॉइंट ऐसा मौजूद हो जिसके साथ वो बाकी के जुड़े हुए हैं, सेंटर में मौजूद हो, तो इसको कहा जाता है, एक टर्म स्पेसिफिक यूज़ होती है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। और अगर फेस पर कोई मौजूद हो, जैसे ये 6 फेस है, इस रूम के देखें तो हर वॉल जो है ये एक फेस है, ठीक है। तो ये फेस जो है, फेस पे अगर पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हो तो ये कहलाता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड जो है, अब वो आगे उसकी शेप हो सकती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकता है, वो फेस सेंटर्ड जो है वो टेट्रागोनल भी हो सकता है। जो भी हमने मुख्तलिफ इसके 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उन सब में आगे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें होती है नहीं होती, ये टोटल मिला के इसके मुताबिक 14 स्ट्रक्चर हैं। ब्रेविस के मुताबिक जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को इन 14 के अंदर जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 7 सिस्टम है और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल को या तमाम के तमाम जो सॉलिड्स हैं उनकी क्रिस्टल्स को इसके मुताबिक हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी है। अब ब्रेवस लैटिसेस के बाद हम आ जाते हैं जी, मेन ये तो था इनके बारे में। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंटरफेशियल एंगल।
अब इंटरफेशियल एंगल क्या है कि ये यूनिट सेल है, इसके अंदर अल्फा और बीटा और गैमा के दरमियान जो एंगल हैं, आप इसके फेस जितने मर्जी बड़े कर दें, एक ही क्रिस्टल हो, उसका यूनिट सेल के दरमियान जो एंगल बनता है फेसेस के दरमियान, वो फेस आप जितने मर्जी लेंथी करते जाएं लेकिन एंगल चेंज नहीं होता, एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट इंटरफेशियल एंगल ये एक लॉ भी है। अब इसके साथ साथ आगे इस चैप्टर में जो है वो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो MCQs बन सकते हैं। सबसे पहले आपने सॉलिड को कैटेगराइज किया, कौन सी है जी? आयनिक सॉलिड है, ठीक है जी। उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड है, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और उसके बाद मेटेलिक सॉलिड है। ये सॉलिड्स को क्लासीफाई किया। जैसे आपको ये चीज़ें हैं ना, तो आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है, आयनिक का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कोवेलेंट का, और मॉलिक्यूलर का, इसी तरह से मेटेलिक का। अब थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखें तो आयनिक सॉलिड चूँकि आयनिक से बने होते हैं, आयन्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए हम इनको आयनिक भी बोलते हैं। तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखने वाली चीज़। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का क्या मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे कम टेम्परेचर हो तो लिक्विड, और सॉलिड जिससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो लिक्विड। अब वो क्लियर एक पॉइंट होगा, जैसे 0 है, जैसे 1 है, जैसे 2 है, या 10.5 है, या 50.5 है, पॉइंट्स में भी वैल्यू होगी। अब वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तब तक उसका होता ही नहीं जब तक सारा का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट ना हो जाए। अब देखें, बर्फ़ है ना, बर्फ़ आप फ्रीज़र से निकालें, आप उसको चूल्हे पर रख दें गर्म होने के लिए, आप जितनी मर्ज़ी हीट कर लें, उसका टेम्परेचर आप 0 से 1 नहीं कर सकते जब तक सारी की सारी बर्फ़ मेल्ट नहीं होगी। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्लियर 0 है। आप उसको गर्म करें, जितनी मर्ज़ी हीट दें, वो जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर थर्मामीटर आपने लगाया हुआ है, टेम्परेचर उसका 0 ही रहेगा। जब सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद उसका टेम्परेचर 0 से 1, 2, 3 बढ़ना शुरू हो जाएगा, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब एक क्लियर टेम्परेचर है, और उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये सिर्फ इन क्रिस्टल्स में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और जो कुछ जैसे लिक्विड में आप पढ़ के हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, वो आप इसके साथ कंपेयर करें तो उसके अंदर ये नहीं होता। उसमें 145 से 169 तक की जो रेंज है, उसमें पता ही नहीं वो क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है, दोनों किस्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, इसलिए हम उसको लिक्विड क्रिस्टल्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आयनिक सॉलिड में आपने बताना है जी, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं जी? किस हालत में? सॉलिड हालत में। हालांकि आप यह याद रखें, करंट के फ्लो की 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ्री आइंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर उसमें से करंट पास हो सकता है। अगर दोनों ही ना हो तो करंट पास नहीं हो सकता। अब इस केस में आइंस तो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, लेकिन फ्री नहीं है, लिहाजा ये जो चीज़ है इसको हम, ये नॉन कंडक्टर है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये कंडक्टर की सूरत में जब आप इनको मेल्ट कर लें, उसके लिए फ्यूज़ होना वर्ड भी आ सकता है, फ्यूजन, फ्यूज़ होना या मेल्ट हुआ हो, तो फिर वो उसमें से करंट पास हो सकता है, या उसका सॉल्यूशन बना हुआ हो। और सॉल्यूशन किस में होता है? बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं क्योंकि ये खुद जो हैं वो पोलर होते हैं। ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते जाएं तो ये जो है ये नॉन कंडक्टर का बता दिया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसके अलावा इनमें एक अहम खूबी ये है कि ये ब्रिटलनेस शो करते हैं। अब ब्रिटलनेस क्या होता है
कि ये लेयर्स एक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आयन की जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। अरेंज ऐसे होती हैं कि चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव के बिल्कुल ऊपर नेगेटिव होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जब हम इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती है। जब वो थोड़ी सी मूव करेगी तो सेम चार्जेस वाले एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो रिपेल करते हैं और ये टूट जाते हैं। तो इसलिए आयनिक क्रिस्टल जो है ये ब्रेक होते हैं, ब्रिटलनेस जो है इनमें मौजूद होती है। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो ये है कि वो जेंट मॉलिक्यूल की शक्ल में चले जाए, मल्टीपल बॉन्डिंग हो, जैसे डायमंड के अंदर है तो इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। मल्टीपल बॉन्डिंग से मुराद ये नहीं है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायमंड इसकी एक एग्जांपल है। दूसरी ये हो सकती है कि लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो, जैसे ग्रेफाइट के अंदर है तो ये एटम जो है वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, दरमियान में कोई एक आध जो है इलेक्ट्रॉन की मदद से या किसी तरह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई होती है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। अब कोवेलेंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फ्री आयन भी नहीं है, तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर है, सॉल्यूबल ज़्यादातर किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे। ठीक है, ये कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर जो है वो प्लास्टिक वगैरह जो है, सल्फर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लेते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स, अब देखें ये टर्म हमें बताती है कि वो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल आपके पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पर डिपेंड करेगी। और उस केस में जैसे आप ये कह लें कि वाटर है, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और जिसके अंदर डाइपोल फोर्सेस या कौन सी फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये जुड़ता है, वो आइस बनी होती है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, याद रखें आइस की फॉर्म में वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। लिक्विड की फॉर्म में तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ही नहीं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो है वो लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई किया हुआ होता है, तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है और ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नॉन पोलर सॉलिड जो है, आयोडीन I2 सॉलिड हालत में होता है। और एक्चुअली होता ही है कि ये चूँकि फोर्सेस वीक होती हैं, वीक फोर्सेस होने की वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से ये जल्दी, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं। जैसे आयोडीन, आपको पता होगा, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब्लिमेशन भी शो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चले जाना। इसके साथ साथ ये जो होते हैं, जो पोलर होंगे वो पोलर में डिज़ोल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे। और दूसरी चीज़ जो इसमें अहम है वो क्या है कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। एक और MCQ इसमें से बनता है, आयोडीन मॉलिक्यूल की शक्ल में हो, वेपर की शक्ल में हो, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होती है आयोडीन के दरमियान, ये जो है वो 166 के राउंड अबाउट होती है। और आयोडीन जो है, जब हम उसको सॉलिड हालत में लेते हैं तो उसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 171 होती है। ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह क्या है कि जब आयोडीन सॉलिड हालत में होगा तो साथ वाला आयोडीन जो है वो उसको अफेक्ट करता है, वही पोलराइजेबिलिटी वाला, और जो इन दो के दरमियान बॉन्ड होगा उसको वो थोड़ा वीक कर देता है, इसलिए वो दूर जाते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये था इसके बारे में। इसके अलावा मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड कौन से हैं जी, जिनमें मेटल्स होती हैं। जी, तो मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ये आप ये समझ लें कि मेटल के दरमियान, अब मेटल्स जो होते हैं, ज़ाहिर है मेटल एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं,
तो जो जुड़ने की वजह होती है वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड की मदद से ये आपस में जुड़े हुए थे। अब मेटेलिक बॉन्ड को मुख्तलिफ थ्योरी से बताया गया। एक थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इसके तहत भी बताया गया है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए भी बताया हुआ है, जिसमें वो कंडक्शन बैंड होते हैं और वो वेलेंस बैंड होते हैं, वो सारा भी इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा वीबीटी से भी इसको बताया गया है कि ये डीलोकलाइज्ड एक ऑर्बिटल होते हैं जो इसके अंदर, जिसकी मदद से बॉन्ड बना होता है। चूँकि ये डीलोकलाइज होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें वो कहता है कि जी पॉजिटिव आयन होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, जबकि जो नेगेटिव आयन होते हैं, जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनके दरमियान में होते हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज, और वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब इनको करंट दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे फ़्लो करना शुरू कर देते हैं, और इनके ये फ़्लो जो है वो कंडक्शन का बायस बनती है, इसमें से करंट गुजरता है। ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी इसको बोलते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर किस वजह से होते हैं जी? कोई भी मेटल कंडक्टर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वाटर से करंट गुजरेगा तो फ्री आयंस की वजह से गुजरेगा। प्योर वाटर के अंदर से करंट नहीं गुजरता, क्योंकि अगर उसके अंदर फ्री आयन नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा। इसी तरह से, क्योंकि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसी तरह से इनके जो कंडक्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस जो होती है, ये कह लें इनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। उसकी वजह भी बताई कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो पॉजिटिव आयंस अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे हैं, वो साइडों से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। लेकिन अगर गर्म करेंगे तो पॉजिटिव आयन बिकम्स टू ऑसिलेट, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे, उनके लिए फ़्लो में मुश्किल होगी, इसलिए ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी जो है, ये कंडक्टेंस उनकी कम हो जाएगी। वो इसी तरह से ये मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल होने का मतलब ये है कि ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनको प्रेस करके इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल का मतलब ये है कि उनकी जो है वो तारें बनाई जा सकती हैं, जैसे वायर्स, ये जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज़ कर रहे हैं वो ये हैं, वो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है कि मेटेलिक बॉन्ड जो है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर जो आपने चीज़ें, इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रक्चर दो किस्म की है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम के लिहाज से, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर इस तरह से हो, आप ये समझ लें जैसे स्नोकर के बाल्स होते हैं, वो जो बॉल है जिसकी वजह से वो खेलते हैं, उस एक बॉल को एक एटम कंसीडर कर लें, स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। अब आप एक लेयर नीचे एक तह लगा देते हैं एटम की, उसके ऊपर आप दूसरी तह लगाते हैं। अब बिल्कुल बॉल के ऊपर बॉल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल है दोनों। तो बॉल के ऊपर बॉल आने की बजाय क्या होगा कि जो नीचे वाले बॉल आपने जोड़े ना पहली लेयर के, उसके दरमियान में वो जगह सी बन जाएगी। हर तीन के दरमियान में अगर आप उसको इस तरह से देखें तो ये सपोज 3 बॉल आपने इस तरह से जोड़े, ये क्लोज पैकिंग है। मतलब मैक्सिमम इन्होंने क्या करना है, क्लोज होना। अब इस क्लोज पैकिंग में 3 इस तरह से जुड़ सकते हैं। अब 3 जुड़ेंगे तो इनके दरमियान में ये जगह खाली बच जाएगी। अब दूसरी लेयर जो आप लगाएंगे तो वो इस जगह पे लगेगी। मतलब एक लेयर आपने पहले लगाई ये वाली, इसके दरमियान में ये जगह आ गई,
ये वाली जो जगह है, ये वाली, इसके ऊपर आपने दूसरी लेयर लगा दी। मतलब हर दो के दरमियान में जो जगह बन रही थी उसमें 3 की बात हो गई, उसके ऊपर आपने ऊपर वाली लेयर का एक ये पार्टिकल आ गया। अब जब दूसरी लेयर भी लगा दी तो आप जब इसको ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो आपको इसके अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ रही। अब यहाँ पे तीसरी लेयर भी लग सकती है। तो इसमें 2 लेयर लगाने के बाद जब हमने इसको ऊपर से ऑब्ज़र्व किया तो ये जो डिप्रेशन थे, ये जो दरमियान में हर 3 के दरमियान में ये जगह बन जाती है ना, जैसे ये वाली, ये 3 सपोज स्फेरिकल हैं तो इनके दरमियान में ये वाली जगह है, तो ये वाली जगह जो है इसको बोलते हैं वॉइसेस भी बोलते हैं, इसको वाइड्स भी बोलते हैं, और इसको क्रेविसेस भी बोलते हैं, या इसको इंटरस्टाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आपने वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ा होगा कि यहाँ पे आके कोई दूसरा एलिमेंट आके इस जगह पे मिल जाता है तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो ये बन जाता है। अब ये जो है, ये जो गड्ढे से बनेंगे, ये जो सुराख से बनेंगे, इसके लिहाज से जब एक लेयर के बाद 2 लेयर्स अरेंज की, तीसरी लेयर अरेंज करने के लिए हम जब इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें ये जो सर्वाइसेस हैं या क्रेविसेस और इंटरस्टाइसेस वॉइड्स वगैरह, ये 2 किस्म के नज़र आएंगे। एक वो होंगे जिसमें हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है, और एक वो होंगे जिसमें हमें नीचे वाली लेयर का बॉल नज़र आ रहा होगा। अब अगर ग्राउंड जिसमें नज़र आ रहा है वो तीसरी लेयर है, उसमें अगर हम रखेंगे तो उसके बिल्कुल सीध में नीचे कोई अरेंजमेंट नहीं है, लिहाजा वो जो अरेंजमेंट है वो ABC कहलाएगा। मतलब पहली लेयर और है, दूसरी और है, तीसरी और है, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के सीध में बॉल नहीं आ रहा। पहला बॉल यहाँ पे था तो जो दूसरे 2 बॉल थे वो इधर चले गए, तीसरा जो बॉल था वो और ज़्यादा इधर चला गया। लेकिन जब चौथा बॉल इसके ऊपर चौथी लेयर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर जो बॉल आएगा वो बिल्कुल पहले वाली जो अरेंजमेंट होगी उसके मुताबिक आएगा, इसलिए वो A कहलाएगा, ABC, और यही ये सीक्वेंस चलता जाएगा। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और हेक्सागोनल में क्या होता है कि दूसरे के बाद अगर आपने वो जो 2 किस्म के सुराख थे, एक में से ग्राउंड नज़र आ रहा था, एक में नीचे वाली लेयर का बॉल नज़र आ रहा है, तो अगर वहाँ पे आप रख देते हैं तो इट्स मीन क्या होगा कि वो दोनों जो हैं, वो जो अरेंजमेंट होगी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, AB, और तीसरी लेयर जो होगी वो बिल्कुल पहले वाली के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से AB और ये चलता है 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। मतलब ये कि 3 लेयर्स डिफरेंट हों तो क्यूबिक, और 2 लेयर्स जो हों डिफरेंट एक दूसरे से तो फिर वो हेक्सागोनल होती है। उसके बाद जो है वो सेम ज्योमेट्री ऊपर चलती जाती है। ये था इसके बारे में। एक जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया गया है कि एक मोल कोई चीज़ लें, उसका मैस पहले निकाला गया, मैस से उसका वॉल्यूम निकाला गया, वॉल्यूम से उसकी एक साइड पर डिस्टेंस फाइंड करके उस डिस्टेंस से उसके अंदर जो एक साइड पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल थे या एटम थे, मॉलिक्यूल थे, वो फाइंड किए गए, और उससे फिर ओवरऑल उस वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल या वो पार्टिकल है वो फाइंड किए गए, और जो कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 6.02 × 10⁻23 ये निकाला हुआ है बुक के अंदर। इतना ज़्यादा कोई उसमें से वो टेक्निकल चीज़ नहीं है कुछ पूछने वाला, इसलिए मैंने उसको वैसे ही वर्बली बता दिया। ये था जनरल सा आपका जो लिक्विड, ये जो 4th चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसका लिक्विड पोर्शन मैंने कोशिश की है कि इसको मैक्सिमम हद तक जो है वो आपको बता सकूं। ठीक है, इसके बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये सारी जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप में से भी जो लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है 7:30 से 9 बजे तक। यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे, और उस वीडियो से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मुख्तलिफ बुक्स में दिए गए, उन सब का एक क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन जो है वो होती है। और उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या वो नंबर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप जो है वो कॉन्टेक्ट कर सके। ये नंबर है 03454158
037। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर वैसे आप कॉल करना चाहें या व्हाट्सएप करना चाहें तो ये 03078719 इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्लास स्टार्ट की है, तो जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहें वो रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल के लिए आपको इस पे कॉल करनी पड़ेगी। जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।